तो आज मैं जिस मूवी की कहानी लेकर के आया हूँ वो है हाल ही में रिलीज हुई एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म। इस फिल्म का नाम है महाराजा। फिल्म के लीड रोल में है विजय सेतुपति। ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी और फिल्म की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो अंत तक बने रहें। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक सैलून दिखाया जाता है जिसमें के सैलून का मालिक अपने कर्मचारियों के साथ अंताक्षरी खेल रहा था। और उसी दुकान में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर को भी देखते हैं जिसका नाम है महाराजा। महाराजा एक दिन की छुट्टी मांगता है, लेकिन उसका मालिक छुट्टी देने से इनकार कर देता है क्योंकि महाराजा बहुत बार छुट्टी लेते रहता था और कहता है कि अगर तुम इतनी छुट्टी लेते रहोगे तो दुकान कौन संभालेगा। इसके बाद महाराजा एक खिलौने की दुकान में जाता है और दुकान की दूसरी तरफ एक घर में उसकी पत्नी और उसकी बेटी बैठे हुए थे जो कि बात कर रहे थे। महाराजा अपनी बेटी के लिए खिलौने खरीद लेता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक एक ट्रक डिसबैलेंस होकर सीधा घर के अंदर घुस जाती है, जिस कारण महाराजा की बीवी वहीं पर मर जाती है, लेकिन उसकी बेटी बच गई थी। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि महाराजा की बेटी ज्योति अब 14 साल की हो चुकी है। वो अब 10वीं कक्षा में पढ़ रही है, लेकिन उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसे तो सिर्फ स्पोर्ट्स में मन लगता है। वो ज्यादातर समय खेल कूद में बिताती थी और इसके लिए उसे पीटी टीचर ज्योति को सपोर्ट भी करती थी। पीटी टीचर का नाम है असीफा। असीफा ज्योति को 100 मीटर रेस की कंपटीशन के लिए तैयारी करवा रही थी। यहाँ ज्योति उन्हें बताती है कि बचपन में उसकी माँ गुजर गई थी, लेकिन जिस दिन यह हादसा हुआ था उस दिन लक्ष्मी ने ज्योति की जान बचाई थी। दरअसल लक्ष्मी एक डस्टबिन का नाम है और वो लोहे का बना हुआ है और इसी डस्टबिन के वजह से आज ज्योति जिंदा है। और तब से लेकर अब तक ज्योति और महाराजा दोनों लक्ष्मी को बहुत प्यार से रखते हैं और उसे भी एक परिवार का सदस्य ही मानते हैं। हर शुक्रवार के दिन दोनों लक्ष्मी को नहलाते हैं, साफ सुथरा करके घर में रखते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि महाराजा ने अपने खुद का सैलून भी खोल लिया और वो अपना पूरा दिन सैलून में ही बिताता है। रात के समय वो सीधे अपने घर में जाकर अपनी बेटी के साथ वक्त बिताता है और इसी तरह दोनों की जिंदगी चल रही थी। फिर एक दिन हम देखते हैं कि स्कूल के मालिक ज्योति को स्कूल से निकाल देते हैं क्योंकि ज्योति ने स्पोर्ट्स फंक्शन में आए हुए गेस्ट को पानी में शराब मिलाकर दिया था, जिसके चलते पूरी स्कूल की बदनामी भी हो गई। इसीलिए स्कूल का मालिक ज्योति को स्कूल से बाहर निकाल दे रहा है, लेकिन महाराजा बार बार कहता है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, जरूर इसमें किसी और का हाथ है। तभी वहाँ पीटी टीचर असीफा आती है और एक लड़के को लेकर आई थी और ये वही लड़का है जो गेस्ट को पानी में शराब मिलाकर पिला रहा था। ये जानने के बाद स्कूल के मालिक सभी को वहाँ से जाने को बोलते हैं और वो जो लड़का पकड़ा गया उसे कहते हैं अपने पेरेंट्स को लेकर आना। लेकिन महाराजा कहता है कि आपने मेरी बेटी के ऊपर गलत इल्जाम लगाया और इसीलिए आपको मेरी बेटी से माफी मांगनी होगी, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। ये सुनते ही स्कूल का मालिक गुस्सा हो जाता है और अपने दोनों आदमियों से महाराजा को बाहर निकालने को बोलता है, लेकिन महाराज अपने जिद में अड़ा हुआ था। वहाँ पर सभी लोग महाराजा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महाराजा पूरी ताकत से पोल को पकड़ा हुआ था, जिस कारण पोल टूटने लगता है। ये देखकर स्कूल का मालिक हैरान हो गया था और ज्योति स्कूल के मालिक से जाकर कहती है कि आप मेरे पिता से माफी मांग लीजिए, नहीं तो यहाँ से नहीं जाएंगे। अब स्कूल के मालिक ज्योति से माफी मांग लेते हैं और उसके बाद महाराजा अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ज्योति स्पोर्ट्स कैंप के लिए एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाने वाली थी। आज से पहले महाराजा अपनी बेटी को अकेला कभी बाहर जाने नहीं दिया, लेकिन इस बार महाराजा अपनी बेटी को अकेला छोड़ देता है और ज्योति अपने सारे दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स कैंप के लिए निकल पड़ती है। अगले दिन जब महाराजा अपने काम से घर वापस आ रहा था तब हम देखते हैं कि महाराजा पीछे गिरा हुआ था और घर का सारा सामान उथल पुथल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे घर में चोरी हुई है। तभी उनके घर में एक सांप आ जाता है और सांप महाराजा के शरीर के ऊपर से रेंगते हुए गुजर जाता है। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी गाड़ी की सर्विसिंग के लिए शोरूम में अपनी कार देकर आया था, लेकिन उसके कार में उसका चश्मा छूट गया था। वो चश्मा उसकी बीवी ने उसे दिया था, लेकिन जब वो अपनी गाड़ी लेकर वापस आया तो चश्मा उसके गाड़ी में नहीं था। उसे लग रहा था कि शोरूम का ही कोई आदमी चश्मे को चोरी कर चुका था। वो आदमी शोरूम में आकर हंगामा करने लगता है और सभी को मारने लगता है। तभी वहाँ का सेल्समैन कहता है कि आपकी गाड़ी की सर्विसिंग धना ने की थी, शायद उसी ने आपके चश्मे को चुराया है। फिर वहाँ धना आता है और वो आदमी धना को मारने लगता है और सभी को धमकाने लगता है कि कल तक अगर मुझे मेरा चश्मा नहीं मिला तो ये पूरा गैरेज में जला दूंगा। उसी रात वो आदमी अपने दोस्तों के साथ पब में दारू पीने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर धना पहुंच जाता है और उसके पास उस आदमी का चश्मा भी था जो वो उसके सामने ही तोड़ देता है और धना उस आदमी को बेधड़क मारता है। अगले सीन में हम महाराजा को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन आते हैं और अपनी लक्ष्मी के चोरी हो जाने का FIR दर्ज करवाते हैं। यानी कि पिछले रात जब हम देखे थे कि महाराजा नीचे गिरा हुआ था तभी कोई आकर उसके घर में चोरी करके चला गया था और उसके साथ
वो डस्टबिन लक्ष्मी को भी लेकर चला गया। महाराजा इंस्पेक्टर को सारी बात बताता है कि पिछले रात जब मैं अपने घर में अपने काम से वापस आया तो मेरे घर में पहले से ही 3 गुंडे आए हुए थे जो मेरे ऊपर हमला कर रहे थे। इंस्पेक्टर लक्ष्मी का फोटो मांगते हैं और जब महाराजा लक्ष्मी का फोटो दिखाते हैं इंस्पेक्टर भी चौंक गया था। उसे पता चलता है लक्ष्मी कोई लड़की नहीं बल्कि एक कचरे का डिब्बा है और उसे ढूंढने के लिए महाराजा FIR दर्ज करवाने के लिए बोल रहा था। कचरे के डिब्बे को देखकर इंस्पेक्टर गुस्सा हो गया था और महाराजा को यहाँ से बाहर निकलने के लिए बोलता है, लेकिन महाराजा कहता है कि मैं आपकी कंप्लेंट हायर अथॉरिटी को करूंगा। इंस्पेक्टर महाराजा को बहुत मारने लगता है और महाराजा वहां पर लगे एक वॉल हैंगिंग को पकड़ लेता है। सारे पुलिस वाले महाराजा को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन महाराजा वॉल हैंगिंग को कस के पकड़ा हुआ था, जिस कारण वॉल हैंगिंग दीवार से उखड़ जाता है और पूरा का पूरा रैक नीचे गिर गया था। सभी पुलिस वाले महाराजा को पुलिस स्टेशन से बाहर फेंक देते हैं और महाराजा वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम सीनियर इंस्पेक्टर वर्धा राजन को देखते हैं जो एक आदमी के घर आए हुए थे और उस आदमी के घर में एक चोरी हुई थी। वर्धा राजन उन चोर को पकड़ के उन लोगों के सामने ले आता है और उनके घर में जितने भी सोने जेवरात चोरी हुए थे वो वापस कर देता है। लेकिन यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि चोर को पकड़ने के बाद वर्धा राजन चोर से असली सोना ले लेता है और उसके बदले में उसे नकली सोना देता है। और जब वर्धा राजन उस आदमी को सोना देता है तो वो आदमी कहता है ये तो सोना नकली है, ये हमारा सोना नहीं है। वर्धा राजन चोर से वापस पूछता है कि असली सोना कहाँ है, लेकिन वो बताने लगता है कि मेरे पास जो था मैंने वो दे दिया, शायद आप लोग ही झूठ बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर उन लोगों को धमकाने लगते हैं कि आप लोग हमसे गलत काम करवा रहे हैं और इसके लिए मैं आपको जेल भेजवा सकता हूँ। ये सुनकर घर के दोनों सदस्य कहते हैं कि हमें सोना नहीं चाहिए और वो लोग वापस अपने घर चले आते हैं। यहाँ ये भी पता चल जाता है कि वर्धा राजन एक बहुत बड़ा करप्ट पुलिस ऑफिसर है। वो हर तरफ से रिश्वत लेता है और जब वो अपने पुलिस स्टेशन वापस आता है वो देखता है कि पुलिस स्टेशन तहस नहस हो चुका था। थोड़ी देर में वहाँ पर वापस महाराजा पहुँच जाता है और सीनियर इंस्पेक्टर वर्धा राजन से अपने बारे में बात करता है और पूरी कहानी वापस उसे बताता है और कहता है लक्ष्मी को ढूंढ दीजिए। वर्धा राजन गुस्सा हो जाता है और महाराज को यहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन महाराज कहता है कि वो एक लोहे का बना डस्टबिन है और उसी ने मेरी बेटी की जान बचाई थी और मेरी बेटी स्पोर्ट्स कैंप में 1 हफ्ते के लिए गई हुई है और वापस आने से पहले मुझे मेरी लक्ष्मी वापस चाहिए। वर्धा राजन अपने सारे साथियों से मिलकर महाराजा को पुलिस स्टेशन से बाहर फेंकवा देता है और धमकी देता है कि आज के बाद यहाँ नजर आए तो गोली मार दिए जाओगे। थोड़ी देर के बाद महाराजा फिर से वापस आता है और वर्धा राजन को रिश्वत देता है और कहता है कि अगर आप मेरी लक्ष्मी को ढूंढ देते हैं तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। वर्धा राजन और उसके साथी हैरान हो गए थे और FIR तुरंत दर्ज करवा लेते हैं। वर्धा राजन अपने साथियों के साथ महाराजा के घर छानबीन करने के लिए जाता है। वहां लोगों को महाराजा का बैंक पासबुक मिलता है जिसमें वो लोग देखते हैं कि उसके अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा है। सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि महाराजा जरूर उनसे कुछ छुपा रहा है और शायद उस कचरे के डिब्बे के अंदर कुछ ऐसी चीज होगी जो बहुत कीमती है। महाराजा हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहा। अगर हम लक्ष्मी को ढूंढ लेते हैं तो शायद हमें भी बड़ा इनाम मिलेगा। वर्धा राजन फिर से महाराजा से पूछताछ करता है और पूछता है कि कचरे के डिब्बे के अंदर क्या था। महाराजा कहता है कि उसमें कुछ भी नहीं था और 5 लाख के बजाय 7 लाख रुपए देने का वादा करता है। कहता है कि मेरी बेटी के वापस आने से पहले लक्ष्मी को ढूंढ दीजिए। वर्धा राजन हैरान हो गया था। अब अगले सीन में हम सेल्वन को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ बहुत ही हंसी खुशी रहता था और उसका खुद का इलेक्ट्रिक का दुकान था। उसके साथ उसका एक साथी भी काम करता था जिसका नाम है सबरी। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों चोरी का काम करते थे और उस दिन भी सेल्वम और सबरी दोनों मिलकर एक घर को लूटने आए थे जिसमें एक विधवा औरत अपनी बेटी के साथ रहती है। दोनों को बंदी बना लिया गया था और दोनों से पूछने लगते हैं कि उनके घर में कितने पैसे हैं, लेकिन औरत बता देती है कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और जितने भी थे हम तुम्हें दे चुके हैं। ज्यादा पैसे के लालच में सबरी औरत की बेटी के साथ जबरदस्ती करने के लिए चला जाता है और उसके बाद वो दोनों को मार देते हैं। ये सब हो जाने के बाद अगले दिन सेल्वम अपने घर वापस आता है जहां हम उसकी बीवी कोकिला और उसकी बेटी अम्मू को देखते हैं। सेल्वम अम्मू के लिए खिलौने लेकर आता है लेकिन वो खिलौना उसकी बेटी को पसंद नहीं आता। सेल्वम उस खिलौने को डस्टबिन में फेंक देता है और यहाँ हम देखते हैं कि वो डस्टबिन वही था जो महाराजा ढूंढ रहा था, यानी कि उस रात जिस समय महाराजा के घर चोरी हुई थी
उस रात सेल्वम और सबरी दोनों मिलकर महाराजा के घर चोरी करने के लिए गए थे। इधर वरदराजन अपने साथियों को एक डुप्लीकेट डस्टबिन ढूंढने के लिए कहता है जो महाराजा के डस्टबिन की तरह दिखता हो। इधर महाराजा सारा दिन पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा रहता है और इंतजार करते रहता है कि कब उसका डस्टबिन उसे मिलेगा। इधर सेल्वम उसे एक दूसरे घर का पता मिलता है जहाँ बहुत सारा पैसा रखा हुआ है। सेल्वम सबरी के साथ मिलकर उस घर में चोरी करने के लिए चला जाता है। इसके बाद हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि सेल्वम के बेटी के पीठ में घाव हो गया था और उसी को वो देखभाल करने में लगा हुआ था। प्रेजेंट डे में हम देखते हैं कि वरदराजन का आदमी एक दुकान में जाता है डस्टबिन खरीदने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसे उस तरह का डस्टबिन नहीं मिलता। फिर वहाँ उसकी मुलाकात नलशिवम से होती है। वरदराजन नलशिवम से कहता है इसी तरह दिखने वाली एक डस्टबिन मुझे ला कर दो, और उसे ये भी बताया जाता है कि एक आदमी है जो ये डस्टबिन खरीद लेगा, इसके बदले में हमें 7 लाख रुपए मिलेंगे। ये सुनकर नलशिवम समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इधर पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं कि धना लापता हो गया था और उसको ढूंढने के लिए उसका रिपोर्ट लिखवाने के लिए उसी ऑफिस का एक आदमी पुलिस स्टेशन आता है। महाराजा धना का फोटो देखता है। तब हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं। महाराजा पब में जाता है और वहां जाकर वो पूछताछ करता है कि बाहर रखी सफेद रंग की गाड़ी किसकी है, और वो गाड़ी उसी की थी जिसका चश्मा चोरी हो गया था। महाराजा उस आदमी से पूछने लगता है कि आपकी गाड़ी किसने चोरी की थी, लेकिन वो आदमी उसे कुछ भी नहीं बताता। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर धना चश्मा लेकर आ गया था और फिर धना उस आदमी को मारने लगता है। यही सीन हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि महाराजा भी धना को देख लेता है जो उस आदमी को मार रहा था। फिर धना वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है और उसका पीछा महाराजा करने लगता है। धना अपने अड्डे पे आता है और महाराजा भी वहां पहुंच गया था। तभी अचानक धना के आदमी महाराजा के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि जिस रात महाराजा के घर में चोरी हुई थी उस रात 3 आदमी आए थे। तीसरा आदमी धना था जिसका महाराजा ने चेहरा देख लिया था और इसीलिए महाराजा धना के पीछे पड़ा हुआ है। जैसे ही धना के आदमी महाराजा को मारने वाले थे, महाराजा अपने पास रखे चाकू को निकालता है और सभी के ऊपर हमला करता है और सभी को मार डालता है। आखिर में धना को भी वो अधमरा कर देता है और पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ जो बाकी 2 लोग थे वो कहाँ हैं। धना बताता है कि दोनों में से एक आदमी तुम्हें पुलिस स्टेशन में मिलेगा। और अचानक धना महाराजा के ऊपर हमला करता है और वहां से भागने लगता है। महाराजा अपना चाकू निकालकर धना का गर्दन काट देता है और इसीलिए महाराजा इतने दिनों से पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा था, क्योंकि उसे पता लगाना था कि बाकी 2 गुंडे जो उसके घर आए थे वो कौन थे। और असल में उसके घर में उस दिन कुछ और ही हुआ था जो आगे चलकर आपको पता चलेगा। प्रेजेंट डे में महाराजा उस आदमी से धना के बारे में पूछने लगता है। वो आदमी बताता है कि वो तो एक नंबर का चोर आदमी है, आधा समय जेल के अंदर ही रहता था, लेकिन वो अब लापता हो गया है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वही आदमी पुलिस स्टेशन आता है जिसे धना ने बहुत मारा था। वो बताता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है और उसी आदमी ने मेरा यह हाल किया। लेकिन धना का दोस्त कहता है कि इसी ने धना को किडनैप किया होगा, क्योंकि ये अपना चश्मा लेने के लिए धना के पीछे पड़ा हुआ था। वरदराजन दोनों को यहाँ से जाने को बोलता है और पूछने लगता है कि उस रात तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई थी तो और कौन था तुम्हारे साथ। वो आदमी कहता है कि लड़ाई होने से पहले वहाँ मेरे पास एक आदमी आया था जो मेरी गाड़ी के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उसका नाम वो भूल गया। वरदराजन उसे यहाँ से जाने को बोलता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वहां हम देखते हैं कि सेल्वम की बेटी का जन्मदिन आने वाला था और इसीलिए वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर ज्वेलरी का दुकान चला जाता है अपनी बेटी अम्मू के लिए गहना खरीदने। वहां दोनों को एक बहुत ही महंगा गहना पसंद आता है। सेल्वम अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसी की खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। इधर वरदराजन का आदमी नलशिवम के साथ मिलकर एक दुकान में पहुंचता है और वहां उसे डस्टबिन का फोटो दिखाया जाता है और बताया जाता है कि इसी तरह का डस्टबिन हमें चाहिए। वो दुकानदार डस्टबिन बनाने के लिए तैयार हो जाता है और 2 दिन का समय मांगता है। इसके बाद हम वापस फ्लैशबैक देखते हैं कि सेल्वम अपनी बेटी के लिए जो गहना ऑर्डर देता है उसे लाने के लिए वो जाता है और उसी दिन उसकी बेटी का जन्मदिन था और शाम के समय उसके घर में बर्थडे पार्टी होने वाली थी और उसी की तैयारी में वो लोग लगे हुए थे। उसकी पत्नी कोकिला सेल्वम से कहती है कि आते समय अपनी दाढ़ी भी शेव करा लेना। सेल्वम मान जाता है और घर आते समय वो एक सैलून में पहुंचता है और हम देखते हैं कि इसी सैलून में महाराजा काम करता था। सेल्वम को फोन आता है और उसे पता चलता है कि घर में होने वाले फंक्शन की तैयारी
तैयारी करने के लिए अभी तक कोई घर में आया ही नहीं है। सेल्वम तुरंत घर में सभी को पहुंचने के लिए कहता है और सारी तैयारी करने को बोलता है। सेल्वम अपनी दाढ़ी शेव कराने के लिए बैठता है और महाराजा पूछने लगता है कि आपके घर में कोई फंक्शन है। ये सुनकर सेल्वम कहता है कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और इसीलिए घर में एक छोटा सा फंक्शन भी है। महाराजा सेल्वम की दाढ़ी काटता है, लेकिन उसका ट्रिमर का बैटरी खत्म हो गया था, इसलिए महाराजा दूसरी बैटरी लाने के लिए बाहर चला जाता है। तभी सेल्वम को उसके साथी सबरी का फोन आता है और बताता है कि आखिरी बार जो हमने चोरी की थी उसके बारे में अखबार में खबर छपी है और शायद पुलिस वालों को पता चल गया है कि हमने ये सब कुछ किया है। लेकिन सेल्वम समझाता है कि ये सब उन लोगों की चाल है ताकि हम खुद फंस जाएं, इसीलिए वो इस पर ज्यादा ध्यान देने के लिए नहीं कहता और सबरी को फंक्शन में आने के लिए बोलता है। तभी अचानक देखते हैं कि महाराजा भी दुकान में वापस आता है और सेल्वम को लग रहा था कि महाराजा ने उसकी सारी बातें सुन ली है। सेल्वम महाराजा को गौर से देखने लगता है और अपनी दाढ़ी कटवा कर वहां से चला जाता है। घर पहुंचने के बाद सेल्वम थोड़ा सा परेशान दिख रहा था। फिर वहां पर उसका दोस्त सबरी आता है। सेल्वम बताता है कि हम दोनों के बीच जो बात हो रही थी शायद वो सलोन वाला आदमी सुन चुका है। सबरी बताता है कि वक्त आने पर हमें उसे भी मारना होगा और हमने जो जेवरात चोरी की है उसे भी कहीं और जाकर छुपाना होगा। तभी कोकिला आकर बताती है कि उसने जो अपनी बेटी अम्मू के लिए सोने का चैन खरीदा था वो नहीं मिल रहा। सेल्वम पूरे घर में ढूंढने लगता है लेकिन उसे भी नहीं मिल रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि उस सोने का चैन सलोन में ही छूट गया था। सलोन का मालिक महाराजा से कहता है कि ये सोने का चैन ले जाकर उस आदमी को दे देने के लिए। महाराजा सेल्वम के घर जाने के लिए निकल जाता है और महाराजा को उसका एड्रेस इसीलिए पता था क्योंकि उसने सेल्वम को फोन पर बात करते हुए सुन चुका था और वो अपने घर के बारे में ही बात कर रहा था, इसीलिए महाराजा सेल्वम के घर पहुंच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे पुलिस भी सेल्वम के घर पहुंच जाती है और सेल्वम को गिरफ्तार करने लगती है। सेल्वम को लग रहा था कि महाराजा ने पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाया है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो उसे सोने का चैन लौटाने के लिए आया था। सबरी सभी पुलिस वालों को धमकाने लगता है और बंदूक निकाल लेता है, लेकिन एक पुलिस वाला सबरी को गोली मार देता है और सेल्वम को गिरफ्तार करके ले जाता है। और ये सब देखकर कोकिला हैरान हो गई थी कि उसका पति किसी का खून कर सकता है। अम्मू भी अपने पिता को देखकर बहुत रो रही थी। कोकिला पुलिस वालों से कहती है कि सेल्वम को यहाँ से लेकर चले जाने के लिए, क्योंकि ऐसा आदमी मेरा पति नहीं हो सकता जो किसी का खून कर सकता है। सेल्वम को पुलिस लेकर चली जाती है और सेल्वम महाराजा को देख रहा था और उसे लग रहा था कि शायद उसी ने पुलिस वालों को यहाँ पर लेकर आया और वो ठान लेता है कि जब वो जेल से निकलेगा तो वो महाराजा को भी मार डालेगा। इधर प्रेजेंट डे में हम देखते हैं कि ज्योति का स्पोर्ट्स कैंप खत्म हो गया था और उसका जूता भी फट गया था, इसलिए वो अपने पापा को फोन करके बताती है कि उसके लिए नया जूता खरीदने, क्योंकि अगले दिन से फिर से प्रैक्टिस करने के लिए उसे जाना होगा। और फिर ज्योति अपने सारे दोस्तों के साथ घर वापस आने लगती है। इधर हम देखते हैं कि नकली डस्टबिन तैयार हो गया था, लेकिन वर्धाराजन का आदमी पूछने लगता है कि अगर महाराजा को पता चल गया कि ये डस्टबिन नकली है तब क्या होगा। वर्धाराजन बताने लगता है कि हमें यही देखना है कि अगर डस्टबिन के अंदर कुछ कीमती सामान होगा तो राजा हमें पूछेगा कि उसे किसने चुराया और हम किसी चोर का नाम उसे बता देंगे। वर्धाराजन अपने जान पहचान के सभी चोरों को फोन करके पूछने लगता है कि तुम्हें कबूल करना होगा कि तुमने एक डस्टबिन चोरी की है। हालांकि कोई भी ये काम करने के लिए नहीं मानता, क्योंकि कोई भी डस्टबिन चोरी नहीं करता और सभी चोरों को लग रहा था कि वर्धाराजन उन लोगों का मजाक उड़ा रहा है। वर्धाराजन परेशान हो गया था क्योंकि उसे कोई भी चोर नहीं मिल रहा था जो ये कबूल करे कि डस्टबिन उसी ने चोरी किया। आखिरकार नल्ला सेवम खुद कहता है कि ये काम मैं कर लूंगा, मैं महाराजा के सामने बता दूंगा कि मैंने ही उसके डस्टबिन को चोरी किया। और इसके लिए वर्धाराजन नल्ला सेवम को 50,000 देने के लिए तैयार हो जाता है। वर्धाराजन फिर से पुलिस स्टेशन फोन करता है और अपने आदमी से कहता है महाराजा का फिर से बयान लेने कि उसके साथ क्या क्या हुआ। महाराजा फिर से कांस्टेबल को सारी बात बताने लगता है कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन इस बार हम फ्लैशबैक देखते हैं कि ज्योति घर वापस आ जाती है और वो अपने घर के अंदर आती है तो उसके ऊपर सेल्वम, धना और नला सेवम तीनों हमला कर देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। यहाँ पता चलता है कि सेल्वम 14 सालों के बाद जेल से निकला था और वो महाराजा को मारने के लिए यहाँ पर आया था और उसी की खबर नल्ला सेवम ने उसे दी थी और वो ये कह रहा था कि वो रोज रात के 10 बजे अपने घर वापस आता है और आज वो वापस नहीं आया। नल्ला सेवम ज्योति के साथ जबरदस्ती करने लगता है और बहुत देर इंतजार करने के बाद वो तीनों वहां से चले जाते हैं। इधर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि महाराजा का पूरा बयान सुनने के बाद नल्ला सेवम को भी पता चल जाता है कि डस्टबिन कोई और नहीं बल्कि महाराजा का है और उन तीनों ने मिलकर उसके पिता को मारने का प्लान बनाया था। नल्ला सेवम बहुत ज्यादा घबराने लगता है और सेल्वम को फोन करके सारी बात बता देता है कि वो फंस चुका है, लेकिन सेल्वम धना को फोन करने के लिए कहता है
लेकिन नल्ला शिवम बताता है कि धना 3 दिनों से फोन नहीं उठा रहा और इन लोगों को नहीं पता कि धन्ना को तो पहले ही महाराजा ने मार दिया था। नल्ला शिवम प्लानिंग करने लगता है और वो जैसे ही घर के लिए निकलता है वरदराजन नल्ला शिवम को यहीं रहने के लिए बोलता है और कल सुबह होते ही वो उसे महाराजा के पास लेकर जाएगा। नल्ला शिवम घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। इधर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि महाराजा अपनी बेटी ज्योति के लिए जूते खरीद कर ले आता है और जैसे ही वो घर के अंदर आता है वो अपनी बेटी को घायल अवस्था में देखता है। महाराजा तुरंत अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाता है और ज्योति की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो अपने पिता से कहती है कि घर के अंदर 3 लोग आए थे जिसने मेरी यह हालत की और उसे ढूंढने के लिए वो कहती है, क्योंकि वो उनसे अकेले में बात करना चाहती थी कि आखिर उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। प्रेजेंट डे में देखते हैं कि वरदराजन अपने साथियों के साथ मिलकर नल्ला शिवम को लेकर महाराजा के घर पहुंच जाता है। नल्ला शिवम महाराजा को देखकर घबरा गया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी असलियत क्या है, लेकिन वरदराजन उसे सारी बात बताने के लिए कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि महाराजा सभी लोगों को ये कहानी क्यों बता रहा था, क्योंकि असली कहानी कुछ और ही है। क्योंकि उस रात महाराजा के घर में चोरी नहीं हुई थी बल्कि उसके घर में ज्योति के साथ उन लोगों ने जबरदस्ती की थी और जब ये बात महाराजा को पता चली तो वो काफी गुस्सा हो गया था और वो अपने घर में सारी चीजों को तोड़ने लगता है जिस कारण उसे भी चोट लग गया था। और ये सब नाटक महाराजा अपने डस्टबिन ढूंढने के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के कातिलों का पता लगाने के लिए कर रहा था। नल्ला शिवम सारी बात बताने लगता है कि वो किस तरह महाराजा के ऊपर हमला किया था, लेकिन जिस तरह नल्ला शिवम अपनी कहानी बता रहा था महाराजा समझ गया था कि वो झूठ बोल रहा है और उसी ने उसकी बेटी का ये हाल किया। वरदराजन महाराजा से पूछता है कि नल्ला शिवम का क्या करना है। महाराजा कहता है कि इसे छोड़ देने के लिए। वरदराजन कहता है कि इसी ने तुम्हारी बेटी के साथ जबरदस्ती की। यहाँ हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं कि वरदराजन महाराजा के डस्टबिन को ढूंढ रहा था और तभी उसे महाराजा की बेटी के बारे में पता चला कि उसकी बेटी अब हॉस्पिटल में है और उसका ये हाल नल्ला शिवम ने किया है और इसीलिए वरदराजन ने अपने साथियों के साथ मिलकर नल्ला शिवम को ही इसमें फंसा दिया और महाराजा के पास लेकर आया। वरदराजन महाराजा से कहता है कि नल्ला शिवम को मार देने के लिए। महाराजा नल्ला शिवम के सिर पर चाकू मारता है और आखिरी में उसका गर्दन काट कर उसे वहीं मार डालता है। वरदराजन को तीसरे आदमी का पता चल गया था, यानी कि सेल्वम कहाँ है उन्हें यह भी पता था, इसलिए वो लोग महाराजा को सेल्वम कहाँ पर है उसका लोकेशन बता देते हैं। महाराजा बताए हुए पते पर पहुंचता है और वहां जाकर सेल्वम के सारे आदमियों को वो मारने लगता है। सेल्वम अपना इलेक्ट्रिक का सामान लेकर उस जगह पहुंचता है और उसे पता चल जाता है कि उसे कोई ढूंढ रहा है जो उसे मारना चाहता है। महाराजा जब पहली बार सेल्वम को देखता है तो वो बहुत ज्यादा चौंक गया था और उसे याद आता है कि ये आदमी तो वही है जिसकी बेटी के लिए वो सोने का चैन वापस करने के लिए गया था। सेल्वम भी महाराजा को देखकर और ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो महाराजा को बेधड़क मारने लगता है और बताता है कि तेरी वजह से मैं जेल गया था और तेरे वजह से मेरी बीवी और मेरी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। महाराजा वापस पलट के वार करता है और सेल्वम को अधमरा कर देता है। थोड़ी देर में वहां पर अफीसा ज्योति को लेकर पहुंचती है। ज्योति सिर्फ एक बार सेल्वम से बात करना चाहती थी। ज्योति सेल्वम से पूछती है कि दुनिया में इतने नीच लोग रहते हैं, आज मैंने देख लिया। वो ये भी बताती है कि उस रात तुम मेरे घर में एक चीज चुराने के लिए आए थे और यहाँ हम देखते हैं कि वो चीज कुछ और नहीं बल्कि वही सोने का चैन था जो सेल्वम ने अपनी बेटी के लिए खरीदा था। महाराजा अपनी बेटी को लेकर वापस घर जाने लगता है। यहाँ हम फ्लैशबैक देखते हैं कि सेल्वम को जब जेल हो गई थी तब उसकी बीवी अपनी बेटी के साथ कहीं और जाकर रहने लगी थी और उसे ढूंढते ढूंढते महाराजा अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को लेकर कोकिला के घर पहुंचता है और उसे बताने लगता है कि आपके पति ने आपकी बेटी के लिए सोने का चैन खरीदा था जो हमारे सैलून में छूट गया था और मैं वही वापस करने के लिए आया हूँ। लेकिन कोकिला सोने का चैन लेने से मना करती है और इसे किसी को दान करने के लिए कहती है। फिर महाराजा अपनी बेटी के लिए पास वाले दुकान से खिलौने खरीदने के लिए जाता है और ये वही सीन है जो मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। महाराजा अपनी बेटी के लिए खिलौने खरीदता है और इधर एक ट्रक आकर कोकिला के घर से टकरा जाती है जिस कारण महाराजा की पत्नी और बच्ची दोनों मारे जाते हैं। साथ में कोकिला भी मारी जाती है, लेकिन कोकिला की बेटी अम्मू बच गई थी और उसी के ऊपर वो लोहे का डस्टबिन रखा हुआ था जिसके वजह से अम्मू बच गई थी। महाराजा ये सब देखकर रोने लगता है और अम्मू को लेकर वहां से चला जाता है और उसे ही वो अपनी बेटी की तरह पालने लगता है और उसी का नाम वो ज्योति रखता है। सेल्वम जैसे ही सोने का चैन उठाकर देखता है तो उसे पता चल गया था कि ज्योति ही अम्मू है, क्योंकि ज्योति के कंधे में वही घाव का निशान था
जो उसके बेटी के कंधे में था। ये देखकर सेल्वम रोने लगता है और वो अपनी बेटी को वापस आने के लिए कहता है। सेल्वम महाराजा से पूछता है कि क्या ये मेरी बेटी है, मुझे बस एक बार उसे बात करनी है। लेकिन महाराजा अपनी बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। सेल्वम बिल्डिंग के छत से अपनी बेटी को पुकारने लगता है और भगवान से माफी मांगता है, क्योंकि उससे एक बहुत बड़ा पाप हो गया था जो कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए नहीं कर सकता था। सेल्वम रोते रोते बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और अपनी जान दे देता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।